श्याम को जानवरों से बड़ा ही लगाव था, फिर चाहे वो उसकी खुद की गाय चमेली हो या दूसरा कोई जानवर। श्याम अपनी चमेली गाय को खूब प्यार करता था, क्योंकि चमेली से ही उसका घर चलता था। चमेली रोज गाढ़ा और ताज़ा दूध दिया करती थी। अरे कब से आवाज लगा रही हूँ आपको? अरे सुनाई नहीं देता है क्या? बहरे हो गए हो क्या? अरे भाग्यवान, क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही हो? अगर इसी तरह से तुम चिल्लाती रही तो तुम्हारी सुंदरता दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। देखो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। इस गौशाला को तो ऐसे चमका रहे हो जैसे तुम्हारी गाय को देखने वाले बैल आ रहे हैं। अरे एक जानवर है तो जानवर की तरह रखो ना इसे। इंसानों की तरह इतनी सेवा पानी क्यों करते हो इसकी? अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है, आज के जमाने में जितना ये जानवर साथ देते हैं ना, उतना कोई इंसान साथ नहीं देने वाला। और वैसे भी हमारी चमेली रोज बढ़िया गाढ़ा ताजा दूध देती है, तो फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि अच्छे से इसकी गौशाला की साफ सफाई रखूं। हाँ हाँ, जैसे अगर आपने इसके गौशालों को साफ नहीं किया तो ये आपसे आकर शिकायत करेगी, है ना? फालतू का काम करवा लो बस आपसे। एक बात बता देती हूँ, मैं बार बार रोटी नहीं बनाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम बना कर रखो, मैं आकर खा लूंगा। विभा गुस्से में अंदर चली जाती है। तभी गौशाला का सारा काम निपटाकर श्याम भी अंदर जाता है और बोलता है, भाग्यवान, ओ मेरी प्यारी भाग्यवान, अगर तुम गुस्सा ना हो तो मुझे खाने के लिए खाना दे दो। मैं जानता हूं कि तुम थोड़ी नाराज हो, लेकिन अब क्या ही बताऊं तुम्हें, नाराजगी में भी तुम बहुत कमाल की लगती हो। मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे। चलिए अब आराम से बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसे ही अगले दिन श्याम अपने सारे काम को निपटाकर गांव-गांव जाकर दूध बेचता है। गांव में सभी को श्याम से ही दूध लेना था, क्योंकि श्याम की चमेली बहुत ही अच्छा दूध देती थी। उसका दूध पीकर हर रोगी भी निरोगी हो जाता था। अरे श्याम भैया, कहाँ थे तुम? कब से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और एक तुम हो कि अभी दर्शन दे रहे हो? अरे बहन जी, वो दरअसल घर में कुछ जरूरी काम था, इसीलिए आज मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। अरे भैया, आपको तो पता ही है कि गांव में हर कोई सिर्फ और सिर्फ आपसे ही दूध लेता है, और जब तक आप दूध लेकर ना आओ हम किसी और से दूध नहीं खरीदते। इसलिए थोड़ा समय से आने का कोशिश किया कीजिए ना। अच्छा, कोई बात नहीं बहन जी, आगे से ध्यान रखूंगा। तो बताइए, कितना दूध लेना है आपको? 2 लीटर कर दीजिए। श्याम भाई, मेरा 3 लीटर कर दीजिए। जी रुकिए, अभी आपका भी कर देता हूँ। तो वही श्याम का पड़ोसी मनोज अपनी साइकिल पर अपनी गाय का दूध लेकर खड़ा था और अपना मुंह लटकाकर ये सारा नजारा देख रहा था। पूरे गांव में यहाँ वहां चक्कर लगाकर मैं थक चुका हूँ, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक मेरे पास नहीं आया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? हर कोई सिर्फ और सिर्फ शाम से ही दूध लेता है। आखिर ऐसा क्या है इसके दूध में? मनोज अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक ग्राहक आता है और वो दोनों मनोज से बोलते हैं, भैया, कितने रुपए लीटर दूध दे रहे हो? 70 रुपए लीटर दूध दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध है मेरे पास। एक बार लेंगे तो बार बार आएंगे मेरे पास। ठीक है भैया, दरअसल इस गांव में मैं नया हूँ और पहली बार आपसे दूध ले रहा हूँ, तो मुझे अच्छी क्वालिटी का ही दूध देना, ताकि मैं हमेशा आपसे ही दूध लूं। हाँ भैया, आप बेफिक्र होकर जाइए, अच्छी क्वालिटी का दूध देता हूँ मैं। बहुत नाम है मेरा इस गांव में। मनोज अपने उस ग्राहक को दूध दे देता है और ऐसे ही अगले दिन मनोज फिर से दूध बेचने के लिए जाता है। तब वही ग्राहक गुस्से में मनोज के पास आता है और बोलता है, क्या भैया, आपके दूध में तो पानी मिला हुआ था। अरे शर्म नहीं आती क्या इस तरह से बेईमानी करते हुए? मैं इस गांव में नया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ बेईमानी करो। आगे से मैं कभी तुम्हारे से दूध नहीं खरीदूंगा। अरे, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने आज तक कभी किसी को पानी मिलाकर दूध नहीं दिया। और वैसे भी तुम जैसे लोगों की आदत होती है झूठ बोलकर दुकानदार को बेवकूफ बनाने की। मनोज और उसके ग्राहक में बहुत तगड़ी बहस हो जाती है। दोनों की बहस सुनकर आसपास के लोग वहां आते हैं और सारी बातें सुनने के बाद एक औरत उस ग्राहक से बोलती है, अरे भैया, आपने तो गलती कर दी मनोज से दूध लेकर। अरे ये बहुत बेईमानी करता है।
इसके दूध में तो दूध कम और पानी ज्यादा रहता है। अब से आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कल से आप शाम से दूध लेना। शाम अपने दूध में कोई मिलावट नहीं करता। अरे उसका दूध पीकर तो बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाए। अच्छा बहन जी, तो मुझे बता देना जब श्याम भैया यहाँ पर दूध बेचने के लिए आए। बिना बात के मेरे 140 रुपए बर्बाद हो गए। श्याम की तारीफ सुनकर मनोज को मन ही मन श्याम की घृणा होने लगती है। अब किसी भी कीमत पर मनोज बदला लेना चाहता था। ऐसे ही एक रात पूरा गांव बहुत गहरी नींद में सो रहा था। इसी बीच मनोज श्याम की गाय को ले जाकर कहीं छोड़ आता है और अगली सुबह जब श्याम को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। श्याम पागलों की तरह पूरे गांव में अपनी गाय चमेली को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी गाय कहीं नहीं मिलती। तभी श्याम की नजर एक बोने बैल के ऊपर जाती है। वो बोना बैल दिखने में काफी छोटा था। बैल होने के बावजूद उसका साइज एक पिल्ले के समान था। हे भगवान, आखिर ये कैसा करिश्मा है तेरा। इस बैल को एक पिल्ले के समान क्यों बनाया है तूने? आखिर क्यों इसका कद तूने इतना छोटा कर दिया? आखिर क्या पाप किया था इसने? वो बेचारा बोना बैल बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। श्याम तुरंत उसके पास जाता है और उस बोने बैल को अपने हाथ में उठा लेता है और उसके पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, लगता है कि तुम बहुत भूखे हो, तभी इतना रो रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम कितना परेशान हो। श्याम अपना दुख भूलकर उस बोने बैल को अपने घर ले आता है और घर ले आने के बाद उस बोने बैल को खूब सारा खाना देता है। खा ले मेरे बच्चे, तू पेट भर के खाना खा। यहाँ तुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि तेरा कद बहुत छोटा है, शायद इसीलिए कोई भी तुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब होता है। तभी अंदर से विभा आती है और विभा श्याम को डांटते हुए कहती है, अरे तुम तो एक नंबर के लापरवाह आदमी हो। अरे भूल गए क्या, हमारी चमेली कल रात से लापता है और एक तुम हो कि बोने बैल के चक्कर में पड़ गए। अरे भाग्यवान, जब मैं चमेली को ढूंढ रहा था तब मुझे रास्ते में ये मिला। अब इसे भी तो अकेला नहीं छोड़ सकता ना। ये बेचारा कितना छोटा और मासूम है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। इसे भूख लगी थी। हाँ, दुनिया भर के जानवरों का ठेका तो आपने ही लिया है ना। देखो तुम अंदर जाओ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना बोलकर श्याम अपनी पत्नी को अंदर भेज देता है। थोड़ी ही देर बाद वो बोना बैल एक राजकुमार में बदल जाता है। बैल को राजकुमार बनता हुआ देखकर श्याम हैरान हो जाता है। अरे ये तो कोई जादुई बोना बैल है। तभी वो राजकुमार श्याम से बोलता है, श्याम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हुआ। बरसों पहले मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, क्योंकि ऋषि मुनि का कद बहुत छोटा था। मैं एक जादुई नगरी का राजकुमार हूँ और मैं जंगल में एक बैल का शिकार कर रहा था। जब मेरी नजर ऋषि मुनि पर गई तब मैंने उनके छोटे कद को देखकर उनका मजाक बना दिया, जिस वजह से उन्होंने मुझे बौना बैल बनने का श्राप दिया। और उन्होंने कहा था कि मैं इस श्राप से तभी मुक्त हो पाऊंगा जब कोई इंसान सच्चे दिल से मेरी मदद करे, और आज तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हो गया। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी वजह से श्राप मुक्त हो गए। हाँ श्याम, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी जादुई नगरी में वापस जाना चाहता हूँ। तो बताओ, जाते जाते तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी चमेली गाय कहीं मिल नहीं रही। मेरी गाय की वजह से ही मेरा परिवार चलता है, और जब से मेरी चमेली गायब हुई है तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कैसे भी अपनी चमेली को ढूंढना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राजकुमार के इतना बोलते ही राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से श्याम की चमेली गाय को ढूंढकर उसके घर पर ले आते हैं और श्याम को बहुत सारे सोने के सिक्के देते हुए कहते हैं, श्याम, ये रही तुम्हारी चमेली। अब से चाहकर भी तुम्हारी चमेली कहीं नहीं जा पाएगी, और चाहकर भी कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारा पड़ोसी मनोज तुमसे बहुत चिढ़ता है। उसने ही तुम्हारी चमेली को कहीं दूर भेज दिया था, लेकिन अब मनोज तुम्हारे घर की दहलीज पर अपना कदम भी नहीं रख पाएगा। इतना बोलकर राजकुमार वहां से गायब हो जाता है। ऐसे ही अब चमेली के आ जाने पर श्याम बहुत खुश हो जाता है। श्याम फिर से गांव में दूध बेचना शुरू कर देता है। ये देख मनोज को फिर से गुस्सा आता है और मनोज फिर से रात को श्याम के घर जाता है
और जैसे ही वो श्याम के घर की दहलीज पर अपना पहला कदम रखता है, उसे एक बहुत जोरदार झटका लगता है और वो पीछे की ओर गिरता है। मनोज फिर से उठता है और फिर से श्याम की दहलीज पर कदम रखता है, लेकिन बार बार मनोज को एक जोरदार झटका लगता है और वो पीछे की ओर गिर जाता है। हे भगवान, आखिर ये क्या है? ये सब पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक से ये सब। तभी मनोज के कानों में एक डरावनी आवाज आती है। चले जाओ यहाँ से। दोबारा श्याम और उसके परिवार के ऊपर अपनी बुरी नजर बनाई तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो दोबारा कभी श्याम को परेशान करने के बारे में मत सोचना। ये डरावनी आवाज सुनकर मनोज डर जाता है और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से भाग जाता है। घुंगरू एक किसान था। वो अकेले अपने खेत पर किसानी करके थक जाता था। ऐसे ही एक रात वो थका हारा अपने घर आता है। तभी उसकी पत्नी नीलम उससे कहती है, अरे क्या हुआ है? बहुत थके थके नजर आ रहे हो। लगता है कि आज खेत में बहुत ज्यादा ही काम था। हाँ नीलम, खेत में बहुत सारा काम पड़ जाता है और मैं अकेले ही सारा काम नहीं कर पाता। बहुत थकावट हो जाती है। अरे तो मेरी बात मानो तो अपने लिखित में एक लड़का रख लो। कम से कम जिस दिन तुम ना रहोगे उस दिन तुम्हारा काम वो संभाल लेगा। तुम्हारी बात तो ठीक है, पर आजकल के जमाने में कोई किसी दूसरे के काम को उतनी शिद्दत से नहीं कर पाता जितना वो खुद करता है। अरे तो फ्री में थोड़ी ना रखोगे तुम उसे, पैसे दोगे ना। कम से कम हमारा काम ना समझ के ही सही, लेकिन वो अपना दिहाड़ी कमाने के हिसाब से तो काम करेगा ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मैं अगले दिन से ही अपने लिए कोई एक लड़का ढूंढना शुरू कर देता हूँ। पत्नी के कहने पर घुंगरू इस बारे में सोचने लगता है और वो अगले ही दिन अपने काम करवाने के लिए एक लड़का ढूंढने लगता है। तभी वहाँ उसके पास एक हीरा नाम का लड़का आता है। हीरा बहुत ही आलसी था। ऐसे ही एक दिन घुंगरू हीरा से बोलता है, हीरा, मैं जरा शहर जा रहा हूँ, तो तू मेरी गैर मौजूदगी में सारा काम संभाल लेना। और हाँ, आज का काम खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अगले दिन खेत में हमें बीज बोना है। हाँ मालिक, आप चले जाइए, मैं अकेले सारा काम कर लूंगा। वैसे भी काफी सालों का अनुभव है मेरे पास। 8 घंटे के काम को 5-6 घंटे में निपटा देता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ध्यान से काम करना। अब मैं जा रहा हूँ। भूख लगे तो खाना रखा हुआ है, खा लेना। घुंगरू हीरा को काम समझाकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद हीरा अकेले ही खेत में काम करने लगता है। ऐसे ही शाम को जब घुंगरू खेत में आता है तो देखता है कि खेत का आधे से ज्यादा काम पड़ा हुआ है। ये देखकर घुंगरू को गुस्सा आता है और वो हीरा से बोलता है, अरे हीरा, ये सब क्या है? आधे से ज्यादा काम तो यूं ही पड़ा है। तुमने आज काम नहीं किया क्या? माफ करना मालिक, दरअसल मेरा पेट खराब हो गया था, इसीलिए मैं बार बार खेत में हल्का होने जा रहा था। माफ करना, कल आपका सारा काम कर दूंगा। अच्छा चल, कोई बात नहीं। तूने दवाई खाई? नहीं नहीं मालिक, मेरा पेट जिंदाबाद, अपने आप ठीक हो जाता है। हीरा बीमारी का बहाना लगा देता है, जिस पर घुंगरू हीरा से कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार फिर से घुंगरू और हीरा दोनों खेत में काम करने जाते हैं। तभी हीरा फिर से अपनी बीमारी का बहाना बना देता है। अरे मालिक, आज मेरे पेट में फिर से दर्द है। आप बुरा ना माने तो क्या मैं पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लूं, जब तक आप थोड़ा बहुत काम निपटा दीजिए। अरे हीरा, तू अपना इलाज ठीक से क्यों नहीं करवाता? मैं देख रहा हूं, जब से तू काम पर लगा है तब से तेरे पेट में बार बार दर्द हो रहा है। तू एक बार किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ले। नहीं नहीं मालिक, आप तो जानते ही हैं गरीबी में कैसे कैसे मैं अपना पेट पाल रहा हूं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना इलाज करवा पाऊं। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। शरीर है, आज नहीं तो कल दिक्कत तो देगा ही। अच्छा ठीक है, तू जाकर आराम कर ले, मैं बाकी का काम कर देता हूँ। हीरा बार बार काम चोरी करने का बहाना बनाया करता था। ऐसे ही एक दिन एक बार फिर से हीरा कमजोरी का बहाना बनाकर पेड़ की छांव में बैठकर मटर गश्ती कर रहा था। तो वही दूसरी तरफ घुंगरू अकेले ही पूरे खेत में काम कर रहा था। अचानक से घुंगरू को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए पेड़ की ओर जाता है और देखता है कि हीरा आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा है। ये देखकर घुंगरू को गुस्सा आता है। अच्छा, तो यहाँ ये सब चल रहा है।
तेरी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि तुझे काम करने का मन नहीं करता, तभी तो तू रोज कोई ना कोई नया बहाना बनाकर यहाँ बैठा रहता है। अरे मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे रहने दे रहने दे, अब तुझे कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। तुझे जो करना है वो कर। मुझे तेरे जैसे कामचोर लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे खेत पर ईमानदार और मेहनती लोग चाहिए। घुंघरू हीरा को काम पर से निकाल देता है। ऐसे ही शाम को घुंघरू घर आकर अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है, जिसके बाद नीलम उससे बोलती है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरी बात मानो तो अपने लिए कोई बैल ढूंढ लो और उस बैल से ही खेत पर काम करवाओ। जितने वफादार जानवर होते हैं उतने इंसान नहीं होते, इसलिए इंसान को छोड़कर अब जानवर रख लो अपने खेत पर। अच्छा ठीक है, मैं कल ही अपने लिए एक बैल खरीद कर लेकर आता हूँ। ऐसे ही अगले दिन घुंघरू अपने लिए एक बैल खरीदने जाता है, जहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर बैल रखे हुए थे। एक बैल जो कि थोड़ा सा अनोखा था, उसके 2 पैर थे। इस बैल के 2 पैर देखकर घुंघरू बैल बेचने वाले से बोलता है, अरे भैया, ये क्या, इस बैल के 2 पैर क्यों हैं? अरे भैया रहने दो, ये बैल वैसे ही खराब है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके 2 पैर हैं और ये लंगड़ा है, लंगड़ा कर चलता है, इसीलिए कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं है। आप दूसरा बैल देख लो, बहुत सारे बैल है यहाँ पर। लेकिन ये बैल देखने में तो बिल्कुल ठीक है, फिर इसे कोई क्यों नहीं खरीदता? अरे भैया, आपको तो पता ही है, हर कोई चाहता है कि उसके पास एक स्वस्थ गाय या बैल हो। ये बैल थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, इसीलिए इसे कोई नहीं खरीदना चाहता। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, आप मुझे यही 2 पैर वाला बैल दे दो। भले ही इसके 2 पैर हों और भले ही ये बहुत लंगड़ा कर चलता हो, लेकिन मैं इसे अपने पास रखूंगा, क्योंकि भगवान इस दुनिया में किसी को सर्वगुण संपन्न नहीं बनाता है। हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। घुंघरू वही 2 पैर वाला बैल खरीद लेता है और उसे अपने घर ले आता है। 2 पैर वाले बैल को देखकर नीलम अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, अरे ये क्या, खेत पर काम करवाने के लिए हमें बैल चाहिए था, ना कि घर में आराम करने के लिए। ये बैल तो ठीक से चल भी नहीं पाता, क्या देखकर ले आए तुम इसको? पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार इसी बैल पर आ रहा था। हर कोई इसकी कमी देखकर इसे छोड़कर चला जाता था, लेकिन मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाया और मैंने इसे खरीद लिया। अब चाहे ये मेरे काम आए या ना आए, लेकिन मैं ही इसकी देखरेख करूंगा। तुम भी गजब पागल हो, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। जब ये बैल हमारे किसी काम का ही नहीं रहेगा तो इसे खरीदने का क्या ही मतलब बनता है। मेरी बात मानो तो इसे वापस कर दो और दूसरा बैल खरीद लो। अरे नहीं नहीं, वैसे भी इस बैल का इस दुनिया में कोई नहीं है जो इसकी ठीक से देखभाल कर पाता। इसी बहाने हमें थोड़ा पुण्य कमाने का मौका मिल जाएगा। मेरी बात मानो तो तुम भी इसकी देखरेख करना शुरू कर दो। सच में बड़ा ही पागल है मेरा पति। चलो, अब जब तुम इसे ले ही आए हो तो ये ही सही। ना चाहते हुए भी दोनों पति पत्नी उस बैल को अपना लेते हैं। ऐसे ही अगले दिन घुंघरू बैल को लेकर खेत जाता है और बैल को काम समझाते हुए कहता है, देख, मैं जा रहा हूँ शहर। अब अकेले तू मेरे इस काम को कितना संभाल सकता है वो तेरे ऊपर है। जब मैं शाम को वापस आऊंगा तब मुझे कोई शिकायत का मौका मत देना। बहुत उम्मीद है मुझे तुझसे। इतना बोलकर घुंघरू शहर चला जाता है। शाम को घुंघरू जब शहर से वापस अपने गांव आता है तो अपने खेत का नजारा देखकर घुंघरू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस 2 पैर वाले बैल ने अकेले ही पूरे खेत का काम बड़े ही अच्छी तरह से कर दिया था। ये देखकर घुंघरू बहुत खुश होता है। अरे वाह, तू तो सच में बड़ा ही कमाल का है। भले ही तेरे 2 पैर हैं और तू ठीक से चल नहीं पाता, लेकिन काम तो तू बहुत अच्छा करता है। पहले दिन में ही तूने मुझे बहुत खुश कर दिया। चल, तुझे पेट भर के खाना दूंगा। घुंघरू खुशी खुशी अपने बैल को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद घुंघरू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिसके बाद नीलम बहुत खुश होती है और बैल को खूब सारा खाना देती है। ये ले मेरी बैल, तेरे को जितना खाना खाना है तू उतना खाना खा। सच में तू तो बहुत ही वफादार और मेहनती है। मैं तो बेकार में ही तेरी कमी देखकर तुझे वापस करने की बात कर रही थी।
नीलम बैल से बातचीत कर ही रही थी कि तभी अचानक बैल खूब सारा गोबर देने लगता है और वो गोबर कोई आम गोबर नहीं बल्कि सोने का था। सोने का गोबर देखकर नीलम हैरान हो जाती है और वो घुंघरू को आवाज लगाती है। घुंघरू वहां भागता हुआ आता है। सोने का गोबर देखकर घुंघरू कहता है, अरे नीलम, मुझे तो लगता है ये कोई आम बैल नहीं बल्कि कोई जादुई बैल है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लगता है कि भगवान ने ही इसे हमारी मदद करने के लिए भेजा है। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने ही सही हम अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। ऐसे ही अगले दिन नीलम और घुंघरू दोनों मिलकर वो सोने का गोबर बेचकर अपने लिए 2-4 गाय और बैल खरीद लेते हैं। अब उन दोनों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे जादुई 2 पैर वाले बैल की मदद से वो दोनों तरक्की की राह पर निकल पड़ते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हम एक गौशाला बनवाए जिसमें बहुत से ऐसे मासूम जानवर हो जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। हाँ हाँ, तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है। अब तो हमारे पास सब कुछ है, तो क्यों ना हम बेजुबान जानवरों की मदद करें। अब हमें इस काम में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत से जानवर ऐसे हैं जो यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। घुंघरू और नीलम दोनों बहुत ही नेक दिल और साफ मन के इंसान थे। वो दोनों अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करना चाहते थे। दोनों मिलकर अपने लिए एक गौशाला बनवाते हैं। उस गौशाला में बहुत सारे बेसहारा जानवर थे। दोनों पति पत्नी मिलकर उन बेसहारा बेजुबान जानवरों की मदद किया करते थे और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर गांव में एक बेसहारा बैल जिसकी पूंछ ही नहीं थी, वो यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा था। बैल जिस भी दरवाजे जाता हर कोई उसे मारकर भगा देता था। ऐसे ही एक रात बैल एक किशोर नाम के आदमी के घर के बाहर जोर जोर से आवाज लगा रहा था। किशोर अपने परिवार के साथ सो रहा था। बैल के चिल्लाने की आवाज सुनकर किशोर की पत्नी नमिता जाग जाती है और गुस्से में किशोर को जगाती है। अरे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? लगता है फिर से वो आवारा बैल हमारे घर के आगे आकर जोर जोर से चिल्ला रहा है। इसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। जल्दी उठो और कुछ करो। अरे भाग्यवान, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, तो भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो। और अगर वो बैल घर के बाहर चिल्ला रहा है तो चिल्लाने दो ना, कान में रुई डालकर सो जाओ ना। हर कोई तुम्हारी तरह गधा नहीं होता ना। चुपचाप जाओ और उसे भगाओ यहाँ से, वरना मुझे अगर गुस्सा आ गया तो याद रखना मैं तुम्हें सारी रात सोने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, जा रहा हूँ, चिंता मत करो। किशोर गुस्से में बाहर जाता है और उस बैल की पिटाई करने लगता है। बेचारा बैल खुद को बचाते हुए वहां से भाग जाता है। ऐसे ही एक दिन किशोर और नमिता दोनों तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं और वो दोनों देखते हैं कि घर के बाहर बैल ने बहुत ही गंदगी फैला रखी है। ये देख नमिता गुस्से में बोलती है, हे भगवान, इस बैल ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे ये देखो, घर के बाहर कितनी गंदगी फैला रखी है इसने। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किशोर, जल्दी से इस बैल का कुछ करो, वरना मैं गुस्से में इस बैल का खून पी जाऊंगी। अरे अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रुक जाओ, अभी बताता हूँ इस बैल को। कल इतना मारा था मैंने इसको, लेकिन फिर भी इसकी अकल ठिकाने पर नहीं आई लगता है। इस बार थोड़ा तगड़ा हाथ लगाना पड़ेगा इसको। जल्दी करो, मेरा पार्लर जाने का टाइम हो रहा है। जैसे ही किशोर बैल को वहां से भगाने की कोशिश करता है, बैल नमिता के सामने आ जाता है। नमिता डर के मारे गोबर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद नमिता को गुस्सा आता है और वो किशोर से बोलती है, जैसे इस बैल ने मेरे नाक में दम कर रखा है, वैसे ही तुमने भी मेरा जीवन हराम कर रखा है। किशोर, देखो तो जरा, मेरे चेहरे पर गोबर ही गोबर लग गया है। मुझे पार्लर में जाकर फेस पैक लगवाना था, ना कि ये गोबर। वैसे बुरा मत मानना भाग्यवान, अब तो लगता है कि तुम्हें नेचुरल फेस पैक लग गया है। अब तुम ज्यादा गोरी हो जाओगी। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जो करना है करो। मैं जा रही हूँ घर के अंदर। सत्यानाश हो तुम दोनों का।
अरे भाग्यवान, तुम बार बार इस बैल के कारण मुझ पर क्यों गुस्सा होती हो? ऐसा लगता है जैसे ये बैल नहीं बल्कि मेरे रिश्तेदार हो। हाँ हाँ, ये बैल नहीं बल्कि तुम्हारा रिश्तेदार है, रिश्तेदार। नमिता को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अगली सुबह किशोर की पत्नी नमिता किशोर से कहती है, देखो, अब मेरे से घर का कोई कामकाज नहीं हो पाता, तो तुम घर के काम के लिए किसी नौकर को रख लो। अरे अब घर में नौकर रखने की क्या जरूरत है? इतना काम तो तुम भी कर ही सकती हो, है ना? और वैसे भी काम करने से तुम्हारी ही हेल्थ अच्छी होगी, समझी? देखो, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। अच्छा ठीक है। नमिता के कहने पर किशोर अपने घर में एक राजू नाम के लड़के को काम पर रख लेता है। राजू बहुत ही मेहनती था और बहुत ही कम समय में वो किशोर के घर के कामकाज को समझ जाता है। ऐसे ही एक दिन राजू नमिता से कहता है, मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोल, क्या बात है? मालकिन, अब मेरे घर जाने का समय हो चुका है और रसोई में थोड़ा सा खाना बच गया है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं वो बचा हुआ खाना अपने घर लेकर चला जाऊं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ले जा। लेकिन हाँ, इस बार खाना लेके जाने दे रही हूँ। बार बार खाना ले जाने वाली आदत मत बना लियो, समझा? ठीक है मालकिन, जब आपकी इजाजत होगी तभी ये सब होगा। ऐसे ही राजू खाना लेकर जैसे ही नमिता के घर के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बिना पूंछ वाला बैल वहीं खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। राजू बहुत दयालु था। वो तुरंत बैल के पास जाता है और उसके पीठ पर हाथ रखकर बोलता है, अरे अरे, लगता है तुम्हें भूख लग रही है, तभी तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो। रुक जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें खाने के लिए कुछ देता हूँ। तुम्हें इस तरह से परेशान देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो तो शुक्र है कि मैं तुम्हें मिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बैल राजू की बात को समझ पा रहा हो। राजू अपना सारा खाना उस बैल को खिला रहा होता है। तभी वहां नमिता और किशोर आते हैं। नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर का खाना इस अनजान बैल को खिलाए। ये खाना मेरी पत्नी ने तुझे खाने के लिए दिया था, ना कि इस बैल के लिए। किससे पूछकर तूने उसे ये खाना खिलाया? माफ करना मालिक, दरअसल मैं बस यहां से जा रहा था कि तभी मुझे ये बैल दिखाई दिया और ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और देखो ना मालिक, जैसे ही इसने खाना खा लिया इसका चिल्लाना बंद हो गया। ये बहुत भूखा था मालिक, और किसी भूखे का पेट भरना किसी पुण्य से कम तो नहीं होता ना। नौकर है तो नौकर बनकर रहे, मालिक बनने की कोशिश मत कर। और वैसे भी अगर तुझे पुण्य कमाने का इतना ही शौक है तो अपने पैसों से और अपने हिस्से का खाना खिलाकर पुण्य कमा। माफ करना मालकिन, लेकिन मैंने अपने हिस्से का ही खाना इस बैल को दिया है। जो खाना आप फेंकने वाली थी वही खाना मैं अपने घर ले जा रहा था, और जब मैंने इस भूखे बैल को देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे वो खाना दे दूं, ताकि मेरा ना सही कम से कम इसका ही पेट भर जाए। देख, मुझे ये बैल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आइंदा अगर तूने दोबारा कभी इस बैल को खाना पानी देने की कोशिश की तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर हमें तुझे मजबूरन काम से भी निकालना होगा। नमिता और किशोर दोनों राजू को वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद राजू अपने घर आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बिना पूंछ वाला बैल राजू का पीछा करते करते उसके घर की ओर आ जाता है। राजू को न जाने क्यों बार बार उसी बैल के ऊपर बहुत तरस आ रहा था। पता है कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मुझसे तुम्हें कहीं भी चिंता की जरूरत नहीं है। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहना। जिस दिन तुम्हारा मालिक तुम्हें लेने आएगा, मैं उस दिन तुम्हें तुम्हारे मालिक के साथ भेज दूंगा, और तब तक के लिए तुम मेरे पास ही रहो। तभी राजू की पत्नी काजल वहां आती है। काजल बैल को देखकर राजू से कहती है, अरे ये किसका बैल है? अगर इसका मालिक यहाँ आ गया तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप इसे चोरी करके लाए हो। नहीं नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये बेसहारा बैल है, बेचारा यहाँ वहां दर दर की ठोकर खा रहा था। जिस दिन इसका मालिक इसे ढूंढते ढूंढते आ जाएगा, उसी दिन मैं इसे इसके मालिक के साथ भेज दूंगा। लेकिन तब तक ये हमारे साथ रहेगा। बेचारा बहुत बुखार है, बहुत परेशान है। अंदर से इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। अरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
यहाँ अपना पेट तो भर नहीं रहा, ऊपर से तुम इस बैल को ले आए। हम इसे खाने के लिए क्या देंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। राजू और काजल आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वो बैल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। राजू बैल को इस तरह से चिल्लाता देखकर परेशान हो जाता है। तभी राजू की नज़र बैल की पूंछ की ओर जाती है और वो देखता है कि पूंछ वाली जगह पर खून जमा हो रखा है। ये देखकर राजू घबरा जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो खून जमा हो गया है। लगता है तुम्हें चोट लगी है। एक काम करता हूँ, तुम्हारे इन जख्मों पर मरहम लगा देता हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारी तकलीफ देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम कितने मासूम हो, तुम तो अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकते। राजू और काजल दोनों मिलकर बैल के जख्मों पर मरहम पट्टी लगाते हैं और उनके ऐसा करते ही बैल एक जादूगर में बदल जाता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम दोनों बहुत नेक दिल के इंसान हो। इतनी गरीबी होने के बावजूद तुम्हारे मन में इंसानियत कूट कूट कर भरी है। तुम दोनों दिल से बहुत अमीर हो। आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हुआ हूं। मुझे बरसों पहले बिना पूंछ वाले बैल बनने का श्राप मिला था और आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हुआ हूं। तो बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूं? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारी वजह से तुम श्राप मुक्त हो गए हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, इसी बहाने हम गरीब किसी के काम तो आए, वरना आजकल के जमाने में हम गरीब किसी के लिए भी कोई मतलब ही नहीं रखते। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हुआ हूं। तो बताओ ना, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? आप तो जानते ही हैं कि हम दोनों पति पत्नी कितने गरीब हैं। अपना पेट पालने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तब भी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हम दोनों चाहते हैं कि हमारा खुद का रोजगार हो और हम दोनों दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, ताकि हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। जादूगर अपनी जादुई शक्तियों से राजू और काजल के लिए 2 गाय और 2 बैल प्रकट कर देता है और बोलता है, ये दोनों गायें बहुत ही बढ़िया और गाढ़ा दूध देती हैं। इनका दूध बेचकर तुम अपना रोजगार शुरू कर सकते हो। और ये बैल बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक खेत भी प्रकट कर दिया है। उस खेत पर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर किसानी करना। ये बैल हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें जीवन में अब कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा और लोगों की मदद करूंगा। थोड़ी देर बाद जादूगर वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जिसके बाद से राजू और काजल दोनों मिलकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मुकेश अपने खेत का काम करके अपने घर की ओर आ रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक बेजुबान बैल को परेशान कर रहे हैं। मुकेश वहां जाता है और बोलता है, अरे ये क्या तरीका है किसी बेजुबान जानवर को परेशान करने का? आखिर क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्यों भाई, ये बैल तेरा रिश्तेदार है क्या, जो तुझे इसकी इतनी चिंता हो रही है? हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। तू होता कौन है हमें रोकने वाला? और तुम कौन होते हो इसे परेशान करने वाले? इस दुनिया में सभी को आजाद रहने का अधिकार है। तुमसे किसने कहा इसे परेशान करने के लिए? सच में ये तो बड़ा ही पागल आदमी है। एक बेजुबान बैल के लिए हमसे लड़ाई कर रहा है। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं ऐसे ऐसे लोग। चाहे तुम मुझे पागल बोलो या कुछ और, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से बेजुबान बैल को परेशान करने नहीं दूंगा। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लोग मुकेश को पागल और न जाने क्या क्या बोलकर वहां से चले जाते हैं। मुकेश देखता है कि बैल की आंखों में आंसू है। ये देखकर मुकेश को बैल पर तरस आ जाता है और वो बैल से कहता है, लगता है कि तुम बहुत उदास हो। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। जब तक तुम्हें तुम्हारा मालिक नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ रहना, और जिस दिन तुम्हारा मालिक तुम्हें लेने आ जाएगा उसी दिन मैं खुशी खुशी तुम्हें विदा कर दूंगा। अब तो ठीक है ना?
मुकेश बहुत दयालु था। वो उस बैल को अपने घर ले जाता है। घर लाने के बाद जैसे ही मुकेश की पत्नी अनीता बैल को देखती है, वो अपने पति से कहती है, अरे ये क्या, ये बैल किसका है और तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे रुको भाग्यवान, एक ही बार में कितने सारे सवाल करोगी। अरे ये बेचारा बेसहारा बैल यहाँ वहां भटक रहा था, जिसे देखो वो इसे परेशान करने में लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब तक इस बैल को इसका मालिक नहीं मिल जाता तब तक ये हमारे साथ रहेगा, और जिस दिन इसका मालिक आ जाएगा मैं इसे खुद इसके मालिक के पास छोड़ कर आऊंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हमारा भी मन लगा रहेगा। वैसे भी हमारी खुद की कोई संतान तो है नहीं, तो हम जब तक इसी बैल को अपना बेटा मानकर प्यार करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, और हाँ हमारे नए सदस्य के लिए भी खाना लगाना, ये भी पेट भर कर खाना खाएगा आज। थोड़ी देर बाद मुकेश की पत्नी अनीता मुकेश और अपने नए बैल के लिए खाना लगाती है। दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह मुकेश खेत की ओर जा रहा था। तभी बैल भी उसका पीछा करने लगता है। ये देख मुकेश बहुत खुश होता है। अच्छा तो लगता है तू भी मेरे साथ खेती करना चाहता है। चल ठीक है, इसी बहाने हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। मुकेश अपने बैल के साथ मिलकर खेत पर काम करने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मुकेश थक जाता है और मुकेश जाकर आराम करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ बैल अकेले ही पूरे खेत में खेती करता है। ये देखकर मुकेश को बड़ा ही अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश होता है। किसने कहा कि ये बेजुबान जानवर वफादार नहीं होते? अरे जरा इस मासूम बैल को तो देखो, कितना मेहनती और अच्छा है ये। मुझे तकलीफ में देखकर ये खुद काम करने लगा। इतना तो कोई इंसान भी किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसे ही दूसरी तरफ एक हरिलाल नाम का आदमी वहां अपने बैल को ढूंढ रहा था। ना जाने कहाँ गया मेरा लल्लू, बहुत परेशान हो गया हूं मैं। एक बार मुझे बस मेरा लल्लू मिल जाए, उसके बाद तो मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। पता नहीं बेचारे ने कुछ खाया भी है या नहीं। हरिलाल जगह जगह अपने बैल को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे उसका बैल कहीं नहीं मिलता। दरअसल हरिलाल का बैल तो मुकेश के पास था। आखिरकार हरिलाल अपने बैल को ढूंढते ढूंढते मुकेश के गांव आ पहुंचता है। जब हरिलाल की नजर अपने लालू के ऊपर जाती है तो वो भागता हुआ मुकेश के पास आता है और बोलता है, अरे भाई, ये बैल तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरा बैल है। मैंने ना जाने कहाँ कहाँ इसे ढूंढा। इसे देखकर मेरी सांस में सांस आई है। मुझे मेरा बैल वापस कर दो। माफ करना भाई साहब, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूं, और जब तक मैं आपको नहीं जानता तब तक मैं ये बैल आपको नहीं दे सकता। हाँ, एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि ये बैल मेरा नहीं है, बल्कि ये कल रात मुझे मिला। लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि आप ही का बैल है? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि ये बैल मेरा है। दरअसल मेरे बैल के गले में जो घंटी बंधी है ना, उसमें एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ है, और यही पहचान है कि ये मेरा बैल है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ये बैल तो आपका ही है। आज नहीं तो कल इसे जाना ही था। आप इसे ले जाइए, लेकिन हाँ, जब भी इस बैल को मेरी याद आए तो आप इसे मेरे पास ले आना, या फिर मुझे जब भी इस बैल से मिलने का मन करेगा तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, जब भी आपका मन करे तब आ जाइएगा। हरिलाल जबरदस्ती लालू को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन लालू हरिलाल के साथ जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरिलाल उसे खींचकर मार पीट कर ले जाता है। ऐसे ही रात को मुकेश उदास होकर अपने घर में बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो? अरे आज नहीं तो कल उस बैल को यहाँ से जाना ही था। अरे नहीं अनीता, वो सिर्फ एक बैल नहीं था, बल्कि मेरा दोस्त बन चुका था, और आज मुझे उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। न जाने उसने खाना खाया होगा या नहीं। बेचारा मुकेश बार बार अपने बैल को याद कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बैल को भी मुकेश की बहुत याद आ रही थी। हरिलाल जबरदस्ती बैल को मार पीट कर चारा दे रहा था। लगता है 4 दिन बाहर रहने से तेरे पर निकल आए हैं। भूल गया क्या तू कि तू इस घर का नौकर है, नौकर, और मैंने तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा है। आइंदा दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ऐसे ही रात को करीबन 2 बजे हरीलाल का बैल खूंटे से खुद को छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से हरीलाल की आंखें खुल जाती है और वो गुस्से में एक लाठी लेकर आता है और इस लाठी से बैल को बुरी तरह से मारने लगता है। बैल बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। लगता है तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई है, तुझे मार मार कर ठीक करना पड़ेगा। तुझे बहुत याद आ रही है ना अपने उस दूसरे मालिक की। याद रखना, मैं तुझे वहां कभी नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हरीलाल बहुत ही शासन में अपने बैल को रखता था। बैल को बार बार मुकेश की ही याद आ रही थी। वो बार बार मुकेश के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश भी बार बार अपने बैल को याद कर रहा था। ऐसे ही एक दिन बैल मौका देखकर मुकेश के पास आ जाता है। बैल की हालत देखकर मुकेश के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, कौन है इतना बेरहम जिसने इस मासूम जानवर को इतना मारा। इसके जख्मों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अनीता, जल्दी बाहर आओ और अंदर से मरहम भी लेती आना। मुकेश और अनीता दोनों मिलकर बैल के जख्मों पर मरहम लगाते हैं। बेचारा बैल बड़े ही प्यार से मुकेश के पास अपना सर रखकर बैठा हुआ था। देखा नहीं था, अब समझ में आया मुझे कि ये बैल क्यों बार बार भाग कर यहाँ आ रहा है। इसका मालिक इस पर बहुत अत्याचार करता है। अब तो मैं चाहकर भी इसे उनके पास नहीं भेजूंगा। लेकिन ये तो उनका बैल है, उनका जब मन करेगा तब वो इसे ले जा सकते हैं। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ हमारा बैल ही कर सकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुकेश के इतना बोलते ही बैल अपना सिर हिलाने लगता है। ऐसे ही अगले दिन हरीलाल फिर से मुकेश के पास आता है और अपना बैल मांगता है। अरे भाई, मुझे मेरा बैल वापस कर दो। तुम बार बार मेरे बैल को चोरी क्यों कर लेते हो? इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ मेरा ही बैल नजर आता है क्या? देखो, मैंने तुम्हारा बैल चोरी नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम किसी बेजुबान जानवर को इतना बुरी तरह से मारो? और वैसे भी अब ये बैल तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस बैल को मैंने पूरे 50,000 में खरीदा है और ये बैल मेरा है। मेरा जब दिल करेगा तब मैं इसे लेकर जाऊंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ठीक है, मैंने तुम्हें खुली छूट दे रखी है। अगर तुम चाहो तो अपना बैल ले जाओ। जैसे ही हरीलाल बैल को ले जाने लगता है, वो बैल गुस्से में हरीलाल को मारने लगता है। ये देखकर हरीलाल को गुस्सा आता है और वो फिर से लाठी उठा लेता है। लगता है कि तूने कुछ दिन पहले जो मार खाई थी वो भूल गया है। तेरे जख्मों को हरा करने का वक्त आ गया है। तब जाकर तुझे अकल आएगी कि अपने मालिक से गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। हरीलाल फिर से अपने बैल को मारने लगता है, लेकिन इस बार बैल गुस्से में आग बबूला था। वो हरीलाल को बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद हरीलाल डर के मारे वहां से भाग जाता है और दोबारा कभी भी मुकेश के पास बैल को लेने नहीं आता। आखिरकार तुमने आज साबित कर ही दिया कि हमें कभी कभी अपने आप के लिए लड़ना पड़ता है। अगर आज तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस बुरे मालिक से बचा नहीं पाता। चलो, जो हुआ वो बहुत अच्छा ही हुआ। आखिरकार हमारे इस बैल को उस बेरहम मालिक से छुटकारा तो मिला। अब हम हमेशा अपने बैल के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह से मुकेश का बैल हमेशा हमेशा के लिए अब मुकेश के पास ही रहने लगता है। दोनों पति पत्नी मिलकर बैल के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं।